Hi guys, I'm back with my second video lecture of Solutions chapter class 12th. So कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? We have discussed the intro to solutions, क्या होता है solution, the type of solutions और कुछ concentration terms डिस्कस की थी. The proceeding to the next concentration term, पहली डिस्कस की थी molarity, second थी molality. Now going to the third concentration term which is mole fraction. What is mole fraction? तो जैसे अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो जैसे हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ होल ऑफ द सब्सटेंस, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन. तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, इसका मतलब पार्ट ऑफ मोल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की. बाइनरी सॉल्यूशंस में कंपोनेंट्स हैं 2. तो अगर मैं बात करती हूँ मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का, तो आप मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यू कैन कैलकुलेट इट, नंबर ऑफ मोल्स को आप डिनोट करते हैं n से, तो Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, जिसमें आपके 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है A एंड B. तो अगर आप एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तब आपके पास क्या हो जाएगा? यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर A. सिमिलरली अगर मैं कंपोनेंट B की कैलकुलेट करना चाहूँ, तो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन फॉर B कंपोनेंट. आपको ध्यान रखना है कि द मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1. XA मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं X के थ्रू, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. अगर आपको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो, तो आप सेकंड का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट इट बाय डिफरेंस. यू विल subtract it from 1 and you will get the mole fraction of the next component. Now next term, हाँ, तो हमने डिस्कस किया था अभी, क्या डिस्कस किया? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जैसे कि किसी भी फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन डू नॉट हैव एनी यूनिट, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. Proceeding to our next concentration term which is mass percent. Mass percent. अब mass percent हमने further classify किया था किसमें? You can calculate it by weight percent, weight by volume percent, or even it can be volume by volume percent. क्या होता है percentage? कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज? जब भी आपके स्कूल के मार्क्स है, आपकी परसेंटेज आती है, तो कैसे आती है? द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड अपॉन यू डिवाइडेड बाय द एंटायर मार्क्स, द टोटल मार्क्स, कितने मैक्सिमम मार्क्स है, एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंट की, तो यू विल कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला कि गिवन वेट, कितना गिवन वेट है या कितना कंपाउंड प्रेजेंट है, अपॉन द टोटल वेट ऑफ अ कंपाउंड, अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड एलिमेंट जिसकी भी बात करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. ये कैलकुलेट हो जाएगी आपकी वेट बाय वेट परसेंट. द गिवन वेट, जितना वेट गिवन है, अगर आप उसे टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट द वेट बाय वेट परसेंट. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, अब यहाँ क्या हो जाएगा? वेट इट विल रिमेन एज सच एंड वी विल गिव राइज टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपाउंड. द फॉर्मूला विल बी गिवन वेट of the compound divided by volume of solution and you will multiply it by 100. Proceeding to the next one, अगर बात करते हैं जैसे weight by weight से आपने given weight divided by total weight किया था, similarly volume by volume can be the given volume divided by the total volume of solution into 100. ऐसे आपका कैलकुलेट हो जाएगा volume by volume percentage. Similarly, as you all know कि परसेंटेज की भी कभी कोई यूनिट्स नहीं होती, so it is also the limitless quantity. It is V by V, it is W by V, and it is W by W percentage. These are the following formulas for calculating the mass percent of any compound. Going to our next term which is normality. What is normality? अभी स्टार्टिंग टर्म में, स्टार्टिंग लेक्चर में हमने बात की थी मोलैरिटी की. मोलैरिटी का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोलैरिटी में आप क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वाज इन लीटर्स.
अगर बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ, क्या बोला है मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विच आर डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ solution, and the volume of solution will be in liters, or you can say it is 1 liters. अब जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, तो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट, क्या मीनिंग होता है ग्राम इक्विवेलेंट का। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? देखो, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, जैसे बात कर रहे हो आप किसी भी एसिड की, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, और यू कैन से वैलेंसी ऑफ एनी कंपोनेंट। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट आउट करना है तो आप कैसे करोगे? जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उसको डिवाइड करोगे या तो एसिडिटी से, या बेसिसिटी से, या फिर वैलेंसी से। अब एसिडिटी किसके केस में कंसिडर करोगे? अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड आपका बेस है, इफ इट इज अ बेस, एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH, कुछ भी आपके, अगर हम बात करते हैं एसिडिटी की, तो जितने बेसेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है। एसिडिटी का मतलब how many OH negative ions they can donate और how many H positive ions they can accept, ये कहलाती है उनकी एसिडिटी। अब बेसिस की तो क्या होगी? एसिडिटी। बात करते हैं बेसिसिटी की, तो ऑब्वियसली बेसिसिटी किसकी होगी? एसिड्स की। कितने हाइड्रोजन आयन कोई भी एसिड डोनेट कर सकता है, कितने हाइड्रोजन उससे इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं द बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर बात करते हैं HCl हैज हाउ मेनी बेसिसिटी? ओनली 1 हाइड्रोजन आयन इट कैन डोनेट, तो इट इज मोनोबेसिक। सिर्फ एक हाइड्रोजन को वो इजीली डिसोसिएट कर सकता है। अगर बात करते हैं H2SO4 में कितने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर सकते हैं? इट कैन डोनेट 2, सो इट इज डाइबेसिक। ऐसे ही अगर मैं NaOH की बात करूं, NaOH की एसिडिटी कितनी है? ओनली 1 हाइड्रोजन आयन, इट इज मोनोएसिडिक। अब डिस्कस हो गए हमारे एसिडिटी, बेसिसिटी। होप यू आर क्लियर विद दीज टर्म्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी। प्रोसीडिंग टू द थर्ड टर्म व्हिच इज वैलेंसी। अगर मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है आपको, किसका? मैग्नीशियम आयन का। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट फॉर मैग्नीशियम आयन? क्या है इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम आयन का? कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू ऑल नो द मास ऑफ मैग्नीशियम, सबको पता है मैग्नीशियम का मास क्या है। मैग्नीशियम का मास है 24 ग्राम, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट होगी? इक्विवेलेंट वेट फॉर मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम which is equals to 24 ग्राम and divided by its valency। कितनी वैलेंसी होती है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मैग्नीशियम इज इन द फॉर्म ऑफ Mg2+ आयन। 2+ का मतलब it has a valency of 2, you will divide it by 2 and you will get the weight of equivalent weight of magnesium। तो hope you are clear with this। तो अब आपको क्या करना है? नॉर्मेलिटी में आपको क्या कैलकुलेट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट एंड विल डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी। यू कैन से इन शॉर्ट द N फैक्टर। Before discussing the last concentration terms which is ppm, let's have one term। See, अगर मैं आपसे एक चीज वाला करूँ, NCERT में एक टर्म गिवन है, it is called as antifreeze। What is antifreeze? क्या है antifreeze? As the name suggests, anti means against freezing। ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर दे उसको बोलते हैं एंटीफ्रीज। आप ही कार रेडिएटर्स में क्या करते हैं? एंटी फ्रीज यूज करते हैं ताकि उनके इंजन्स को कूल डाउन कर सकें। एंटी फ्रीज, अब कार रेडिएटर्स में क्या यूज करते हो? एंटी फ्रीज, द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इज इथाइलिन ग्लाइकोल। कितना परसेंट सोल्यूशन यूज करते हो आप इसका? 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सोल्यूशन आप क्या यूज करते हो इथाइलिन ग्लाइकोल का एज अ एंटी फ्रीज। प्लीज डू
remember this term. It is important term from the point of view of your examinations also. It can be asked in MCQs. Now going to the next term, which is ppm, concentration term. ppm parts per million. क्या होगा, हम देखो ये कंसेंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन. ये आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं हमारे पास कोई भी सोल्यूट बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, ट्रेस क्वांटिटीज में गिवन है, उस टाइम में आप कंसेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर आपको कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, द ट्रेस क्वांटिटी, यू विल गो विद द टर्म पीपीएम. क्या है पीपीएम? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? उन्होंने कहा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट. जिस भी कंपोनेंट की मैं बात करूं उसके कितने पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन, उसे आप किससे डिवाइड करेंगे? यू विल डिवाइडेड बाय द टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट. कितने पार्ट्स उसमें कंप्राइज है? टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट. एंड हमने क्या बात की? इट इज इन मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियन. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 10 raised to the power 6. So ppm is defined as number of parts of a component upon total parts of component present in component, and you will multiply it by 10 raised to the power 6. Hope it's clear. Now we will discuss different questions of all the concentration terms which we have studied. चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से. किससे? सबसे पहला न्यूमेरिकल है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड. क्या है न्यूमेरिकल? यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 10% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास. क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोल फ्रैक्शन किस कंपोनेंट का? इथाइलिन ग्लाइकोल containing how much ethylene glycol? 10% by mass. क्या मीनिंग होता है 10% by mass का? तो अगर हम बात करें 10% by mass मीन्स क्या मीनिंग है? 10 ग्राम्स ऑफ, क्या हो गया? 10 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. कितना इथाइलिन ग्लाइकोल है? 10 ग्राम है इथाइलिन ग्लाइकोल. किसके अंदर? इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा कितना प्रेजेंट है? 10 ग्राम्स प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम्स है, इट मींस मेरा 10 ग्राम्स इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया सोल्यूट. सॉल्वेंट कितना हो गया? योर सॉल्वेंट विच इज वाटर इन दिस केस इज 100 minus 10 is equals to 90 grams. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन. कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो हमारा X फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. कल भी हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात आती है तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास. तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप सबको मालूम है, इट इज 18 ग्राम्स. अगर कैलकुलेट करते हैं C2H6O2 का, तो कार्बन इज 12 ग्राम्स, हाइड्रोजन इज 1 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. तो 2 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 16. 2, 12, 24, 24 and 6 is 30, 30 and it is 62 grams. आपका कितना मास आ गया? 62 grams. So you have to calculate first of all the number of moles of C2H6O2. How much mass is given? 10 grams. So 10 you have to divide by 62 grams and the value will come out to be 0.16. Similarly, you can calculate the moles of water. How much water is present? 90 grams. We have discussed. कितना water है? 90. Divide किससे करेंगे आप उसके? Molecular mass से which is 18 and it will come out to be 5. Put these terms in the formula X now. Mole fraction for C2H6O2 will be equals to 0.16 upon 5 plus 0.16. is equal to 0.16 upon 5.16 and your value will come out to be 0.03 near about this. Okay, hope it's clear. And उसने बात की थी सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल की. अगर मैं इससे कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का कितना है,
can use the term XA plus XB is equals to 1. So XB will be equals to 1 minus 0.03 and you will get to know the answer for this. Hope it's clear. अभी हमने डिस्कस किया था किसका न्यूमेरिकल अबाउट which we have discussed about mole fraction. Now proceeding to the next numerical, it is about mass percentage. So calculate, the question says calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास परसेंट? क्या था मास परसेंट का फॉर्मूला? एज आई सेड मास परसेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास. हमें किसकी बात कर रहे हैं हम कि कितना बेंजीन डिसॉल्व हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मास में. तो आपको क्या करना है? गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास. टोटल मास में क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. मास ऑफ, यू विल राइट मास ऑफ बेंजीन एंड ऐड ऑन विद मास ऑफ, किसके साथ ऐड कर दोगे? मास ऑफ CCl4 and you will multiply this by 100. So how much mass is benzene? 22 grams. So 22 divided by mass of benzene is 22 plus 122 multiplied by 100. So it comes out to be 144 into 100. So what will be the percentage? Do calculate. And it comes out to be, what it comes out to be? It is near about 15.27%. So it is the answer for, you have calculated the mass percentage. कितनी बेंजीन का कितनी परसेंट प्रेजेंट है? बेंजीन कितना परसेंट प्रेजेंट है? 15.27% in total mass of benzene. Okay. Now proceeding to our next topic, which is solubility. What is solubility? क्या मीनिंग होता है भाई solubility का? Solubility is defined. क्या डिफाइन करोगे solubility? कितनी एक्सटेंट तक कोई भी गैस डिसॉल्व हो सकती है, कितनी कोई भी चीज कोई डिसॉल्व हो सकती है इसमें आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन में. क्या solubility मीन्स द मैक्सिमम एक्सटेंट, जितनी हद से ज्यादा कोई भी चीज एक सोल्यूशन में डिसॉल्व हो सकती है, इट इज कॉल्ड एज इट्स solubility. तो अब क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं भाई आप क्या करते हैं जब solubility हम डिस्कस करेंगे उससे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड ऑन कर दिया. यू ट्राई टू डिसॉल्व इट, आप उसे डिसॉल्व कर रहे हो. कुछ शुगर आप एक रूम आप टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यू स्टार्ट एडिंग शुगर. उसमें क्या होगा? कुछ शुगर आपका ऐड ऑन हो जाएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन. जितना शुगर आपका डिसॉल्व हुआ इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन हो गया उतना शुगर का, इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन. अब कुछ डिसोल्यूशन होने के बाद the crystals they collide with each other and can be easily separated out. कुछ क्रिस्टल में क्या होगा? आपस में जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके पास क्रिस्टल से कोलाइड विद ईच अदर और आप उसे इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं. अगर इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं इट मींस इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. कितने क्रिस्टल्स इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन सिर्फ कुछ हद तक ही क्या कर सकता है? किसी चीज को डिसॉल्व कर सकता है. अगर आप ऐसे सॉल्यूशन की व्हेन यू स्टार्ट एडिंग अ सॉल्यूशन, आपने क्या किया? आपने एक सॉल्यूशन लिया, वाटर लिया, वाटर के अंदर आप यू एडेड शुगर ओनली टिल वन एक्सटेंट. एक लिमिट होगी सिर्फ शुगर जितना डिसॉल्व होगा. उसके बाद क्या होगा? इट विल नॉट फर्दर डिसॉल्व. उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. अगर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट दैट लेवल आपका सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप फर्दर कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते. अगर आप ऐड भी करते हो तो इट विल नॉट लीड टू एडिशन या इट विल नॉट लीड टू डिसोल्यूशन. आपका फर्दर डिसोल्यूशन नहीं होगा. अब कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें फर्दर आप क्या करते हो? एक ही टेम्परेचर पे यू स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट गेट डिसॉल्व, ऐड द सॉल्यूट गेट डिसॉल्व, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं. आप कितना सॉल्यूट ऐड करते चले जाओ उसमें क्या होगा? सॉल्यूशन उसे इजीली डिसॉल्व करता चला जाएगा. दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे when you can add more and more solute and the solution dissolve it, it is called as unsaturated solution. While when at a particular temperature no further solute can be added in a given solution, it will be called as saturated solution. अब एक चीज और ध्यान रखो. अब बात करते हैं, आप if you talk about NaCl वाटर में डिसॉल्व करो, हम ये चीज नोटिस करते हैं जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ बेंजीन में
या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, या NaCl है, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर हम बात करें तो जैसे लाइक चीज जिसका जिसका नेचर सेम होता है, फेमिलियरिटी, अगर किसी का दो का नेचर सेम है उनमें फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी हो सकती है। सो लाइक दिस वी कैन से लाइक विल डिसॉल्व लाइक, जिसका जैसा नेचर वो उसी चीज को अपने साथ डिसॉल्व करेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हो टॉल्यूइन और बेंजीन कैन बी इजीली सोल्यूबल, या फिर कह सकते हो आप NaCl is easily dissolved in water because NaCl and water both are polar, they have polar character, और ये दोनों क्या है, these are नॉन पोलर। तो या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमेशा ऑर्गेनिक सोल्यूट्स ही को डिसॉल्व करेंगे, और आपका जो पोलर सॉल्वेंट होगा इट विल ऑलवेज डिसॉल्व द पोलर सोल्यूट। सो होप यू आर क्लियर विद पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब फर्दर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी की। सो आई हैव टोल्ड यू कि क्या है सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम एक्सटेंट, कितनी हद तक कोई भी सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व कर सकते हो, वो जाता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी आपके पास कितने सॉल्यूशंस हैं, आपका सॉलिड में डिसॉल्व हो सकता है लिक्विड में, या फिर आपका बात करते हैं गैस भी डिसॉल्व हो सकती है इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की बात करूं तो सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं। अगर आपके पास सॉलिड डिसॉल्व किया आपने लिक्विड में, तो हमारे पास टू फैक्टर्स हैं व्हिच गवर्न द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर फर्स्ट है, दीज टू फैक्टर्स आर, नंबर फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड नंबर टू फैक्टर इज प्रेशर। क्या क्या फर्क पड़ता है प्रेशर और टेम्परेचर का? टेम्परेचर की बात करते हैं तो यू ऑल रिमेंबर ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल। अगर बाय चांस हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओ आप, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड विल इंक्रीज। अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, आप उसमें फर्दर शुगर ऐड करो, टेम्परेचर को इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, आपका फर्दर सॉल्यूशन, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज दैट द रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक। अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, मतलब हीट रिलीज होती है, तो हमेशा जितना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे द रिएक्शन विल गो बैक टू द रिएक्टेड साइड, मतलब आपकी रिएक्शन रिवर्स होती चली जाएगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में मोर द अमाउंट ऑफ हीट यू विल गिव, जितना टेम्परेचर आप उसे इंक्रीज करते चले जाओगे उतना ज्यादा आपके पास होगा सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड सॉल्यूशन। टेम्परेचर हो गया क्लियर। टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर, अगर मैं सॉल्युबिलिटी, आपको पता है अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जाते हैं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आप कितना कंप्रेस करोगे, जितना भी ऐड करोगे, सो प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी इन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू गैस एंड लिक्विड। क्या होगा गैस एंड लिक्विड में? आप सबको मालूम है वाटर के अंदर ऑलरेडी क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व हुआ है, विच इज यूज्ड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। तो अब क्या है, अगर बाय चांस कोई गैस ऑलरेडी डिसॉल्व है आपके लिक्विड में, आप क्या करो, यू इंक्रीज द टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आपकी गैस जो डिसॉल्व हुई है इट विल वेपराइज, वेपर बनके वो क्या करेगी, इट विल कम आउट ऑफ द सॉल्वेंट, वो आपके सॉल्यूशन से बाहर निकलती चली जाएगी। इट मींस अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर विल हैव अ inverse effect, it is inversely proportional to solubility in the case of gas and liquid। अगर मैं गैस एंड लिक्विड्स की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपके पास सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। होप सो इट इज क्लियर। नाउ गोइंग फॉर प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर। अगर प्रेशर बात करते हैं गैस एंड लिक्विड की, हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस उतनी ज्यादा, गैस क्या है, गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल हैफजर्डली क्या हुए होते हैं, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, रैंडमली मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते चले जाओगे आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज, सो दस द सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से आपकी गैस की क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। होप सो इट्स क्लियर। अब हमने प्रेशर और टेम्परेचर फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, तो प्रेशर से रिलेटेड यही इफेक्ट प्रेशर का बताने के लिए कि प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, किसकी, गैसेस एंड लिक्विड, इसको
क्या कहते हैं उसके रिलेशन बताने के लिए एक लॉ आया है, इट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ ये कहता है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एग्जाम्पल मैंने मान लिया सॉल्युबिलिटी को एक्स से डिनोट कर लिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। जितना प्रेशर आप इंक्रीज करते चले जाओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब एक बात और ध्यान रखें, जैसे सॉल्युबिलिटी क्या है, कितनी एक्सटेंट तक कोई चीज डिसॉल्व हो रही है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन भी क्या है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है टोटल में। तो मैं इस सॉल्युबिलिटी को अगर बाय चांस रिप्लेस कर देती हूँ मोल फ्रैक्शन से, तो इट कैन बी सेड एज मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, यू विल पुट इट एज KH into P. This KH is called as Henry's constant. और ये हेनरी कांस्टेंट क्या है, अगर मैं बात करती हूँ तो हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड KH is equals to X upon P and it is inversely proportional to pressure. जितना प्रेशर इंक्रीज करते चले जाओगे उतना ही आपकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू लोअर डाउन होती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा आपकी प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा ये लोअर डाउन होगा, एंड वाइस एंड वर्सा। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट इज, अब सॉल्युबिलिटी की बात की है तो हमने ये चीज देखो कि सॉल्युबिलिटी कैसे नॉर्मल लाइफ में कैसे इफेक्ट करती है। अगर हम बात करते हैं कि एक्वेटिक स्पीसीज की, जहां पे वाटर में ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, अगर मैं उसी टेम्परेचर को उसी वाटर को बॉईल कर दें तो एक्वेटिक स्पीसीज दे विल फील अनकंफर्टेबल। क्यों हो जाएंगे अनकंफर्टेबल? क्योंकि जितना डिसॉल्व हुआ है ऑक्सीजन इट विल कम आउट, वो बाहर निकलता चला जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विल डिक्रीज। अगर वाटर की में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, उनके पास ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा एंड दे विल डाई। सो एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन hot water. Hope so you are clear with the reason why are aquatic species more comfortable in cold water than in hot water? Because according to Henry's law, with increase in pressure, sorry, you can give the answer with respect to Henry's law also, or you can give the answer with respect to temperature also, that with rise in temperature क्या हो जाएगा आपके पास, the solubility of oxygen in water will decrease and as a result the aquatic animals will not have enough oxygen to breathe and they will die. वो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. Now we'll proceed to applications of Henry's law. Now we are discussing the applications of Henry's law. Henry's law की application, number first application is, why do cold drink bottles are sealed under high pressure? ऐसा क्यों है कि हम कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स को जब भी सील अप करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी यूज हाई प्रेशर. क्या रीजन हो सकता है? देखो, यू नो क्या होता है कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड. आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हो, यू कंप्रेस इट इन द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. तो जितना ज्यादा अगर मैं हाई प्रेशर में सील आउट करूंगी, इफ द प्रेशर विल बी हाई, द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज बिकॉज एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, with high pressure the solubility of gas will increase. जितनी ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा solubility कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, it will increase. So we क्या करते हैं, we will seal these bottle under high pressures. हो गया क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, these are diluted with nitrogen. क्या रीजन है ऐसा? It is oxygen cylinder are diluted with nitrogen. What is the reason? See, इनकी जो अगर हम बात करते हैं N2 गैस, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें ऑलरेडी डाइल्यूट कर देते हैं नाइट्रोजन से. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, आपको पता है प्रेशर डिफरेंस क्या है. अगर मैं सरफेस वाटर पे कंसिडर करूँ या डाउन द वाटर कंसिडर करूँ, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस. डाउन द जैसे जैसे अंडर वाटर चलते चले जाते हैं, डाइवर्स क्या करते हैं, दे डाइव डीप डाउन डाइव कर रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. एज द प्रेशर इज हाई, अगर प्रेशर हाई है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैसेस की ज्यादा होगी. तो जैसे जैसे वो डाइव करते चले जाते हैं डाउन द वाटर, अंडर वाटर चले जाते हैं, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती चली जाती है. अब उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो गैसेस क्या हो जाएंगी, आपकी ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगी. एक कंडीशन.
अब क्या होगा, डाइवर्स को अल्टीमेटली दे हैव टू कम अबव द सरफेस, उन्हें सरफेस पे आना पड़ेगा। जब वो सरफेस पे आएंगे, जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं वहां पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वहां पे प्रेशर कम, अगर प्रेशर सरफेस पे क्या होगा, प्रेशर इज लोअर, तो सॉल्युबिलिटी विल आल्सो बी लोअर। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो उनके ब्लड से क्या हो जाएगी, द गैसेस विल कम आउट, गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इट विल क्रिएट अ कंडीशन कॉल्ड एज बेंड्स, उन्हें क्या हो जाएगा, बेंड्स, व्हिच इज वेरी पेनफुल। इसमें क्या हो जाएगा, जो कि कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, दे गेट ब्लॉक्ड, उनकी जब ब्लॉक हो जाएंगी कैपिलरीज, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेल या ब्रीथ प्रॉपर्ली, तब क्या हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जितने स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स को क्या करते हैं, वी डाइल्यूटेड विद द नाइट्रोजन गैस, ताकि हम कौन सी कंडीशन को अवॉइड कर सकें, बेंड्स कंडीशन। थर्ड एप्लीकेशन इज, we will discuss about the condition anoxia. What is anoxia? क्या है anoxia? Anoxia का मतलब, NO का मतलब no या very less, oxia का मतलब very less amount of oxygen. क्या है anoxia? देखो, अगर हम बात करते हैं anoxia की, तो जैसे जैसे क्लाइंबर्स होते हैं या फिर ऐसे पीपल which live in mountainous region, या जब आप कभी कभी ऐसा होता है आप लोग माउंटेनियस रीजन में जाते हो, हिली एरियाज में, आपको कैसा फील होता है, यू फील डिजीनेस। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे जैसे हम अबव द सर्फेस जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिक्रीजेस, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा, सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिक्रीज, आपकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, ये हमने भी पढ़ा है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीज। तो अब जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड्स पे क्लाइंब करते हैं, क्लाइंबर्स, और जब ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे एट हाइट्स, या फिर कह सकते हो ऑल्टीट्यूड्स, प्रेशर विल डिक्रीज, सो सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिक्रीज। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी, हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन विल आल्सो डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो जाएगी, यू विल फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या फिर आपको कौन सी कंडीशन, यू विल फील वीक, आप लोग वीक फील करोगे, डिजी फील करोगे, एंड अ कंडीशन, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। गाइस, till here we have completed the topic of solubility, and will in next lecture we will discuss about vapor pressure and Raoult's law. Guys, कोई भी query हो तो you can post it in the comment section, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please do like, share, subscribe.